हेलो बच्चों। आज का हमारा पहला सेशन है फाउंडेशन कोर्स का। तो हम लोग फाउंडेशन कोर्स में जो हमने स्कूल लेवल पर जो जो कंसेप्ट पढ़े हैं, जो 11th साइंस और 12th साइंस में हमें यूज़ करना है, उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग पहला हमारा सेशन है तो जिसमें हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने ये सारे कंसेप्ट स्कूल में पढ़े हैं 9th और 10th में, जो हम यहाँ फाउंडेशन कोर्स में रिवाइज करने वाले हैं। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि 9th और 10th में हम जब पढ़ते थे तब हमारा फोकस होता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं वही। लेकिन अब हमारा फोकस होगा ज़्यादा कंसेप्ट समझने पर और उसके एप्लीकेशन पर, मतलब जहाँ हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो स्कूल में हमने, हमारे में से बहुत सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा, लेकिन आज के जो सेशन है या आज से आगे जो भी सेशन है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। और जो भी हमारा प्रिपरेशन होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग, जो भी अभी प्रेजेंट सिनारियो है उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, काइनेमेटिक्स। तो बच्चों, काइनेमेटिक्स ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जहां हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो वो मोशन है उसका। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी टर्म्स है फिजिक्स में, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और यूनिट्स पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है ये भी हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स ये फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। और ये है फिजिक्स ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पर हम चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें मूव करती है ना, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं। पहली टर्म आती है पोजीशन, उसके बाद टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आता है, फिर आती है वेलोसिटीज़, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपके लिए ये इनमें से कोई भी कंसेप्ट नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, और ये सभी से रिलेटेड जो इन सबको रिलेट करती है वो है काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम लोग स्कूल लेवल पर ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। स्कूल लेवल में इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस एक्चुअली तो आते हैं, लेकिन कई बार बच्चे फिजिक्स से वैसे भी परेशान होते हैं कि भाई इसमें इतने सारे न्यूमेरिकल्स भी है, इतना दिमाग लगाना है। और साइंस एज अ होल उसमें फिजिक्स एक छोटा सा हिस्सा होने की वजह से तो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं या फिर इसको लेट गो कर देते हैं। लेकिन 11th साइंस ले ही लेने वाले हो आप लोग, आगे साइंस ही पढ़ने वाले हो, तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो ये फाउंडेशन कोर्स में सबसे पहला जो सेशन होगा वो होगा अपना काइनेमेटिक्स का सेशन। और उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें जो है इसको ढंग से पढ़ेंगे, जो हमने स्कूल में शायद से स्किप कर दिया है। कई बच्चों ने ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ऑब्वियस बात है कल का खाया हुआ खाना याद नहीं है, तो 9th स्टैंडर्ड का ये इक्वेशंस और ये सारी चीज़ें तो याद रहने वाली है नहीं। लेकिन इनका यूज़ तो हमें अभी 11th क्लास में करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भले पूरी तरह से याद ना हो, लेकिन रिफ्रेश हो जाए तो अच्छी बात है ना। अपना जो सेकेंड या थर्ड लेसन आएगा 11th साइंस के टेक्स्ट बुक में, तो वो इसी पर बेस्ड है ना। आप में से कुछ लोग 11th साइंस का टेक्स्ट बुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी एडिशनली पढ़ सकते हैं। मैंने आपको के एस ऐप के थ्रू जो लिंक शेयर किया उसमें इसका पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल, जो एकदम बेसिक लेवल का है। आपके जो 9th और 10th के कंसेप्ट कुछ अगर मिस हो गए हैं तो उसका थियरी आपका रिवाइज हो जाएगा। मेरा जो भी पूरा फाउंडेशन सेशंस रहेंगे वो उस मटेरियल पर बेस्ड रहेंगे, तो आप उस मटेरियल को रेफर कर सकते हो, ठीक है। एडिशनली आपके क्विजेस और कॉम्पिटिशन्स और जो भी टेस्ट है वो भी ऐप के थ्रू होने वाला है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इतना तो हम समझ चुके हैं कि भाई यहाँ पर काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स ऑफ मोशन। तो चीज़ें मूव करती है ये पढ़ेंगे, उस मोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन वो मोशन क्यों होता है उससे हमें कुछ लेना देना
ये लेसन में तो नहीं है ना। आगे हम 11th में जब जाएंगे तब कुछ ऐसे लेसन है जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई मोशन तो हो रहा है, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन होता है तो उससे रिलेटेड फिजिक्स में हम उसको फिजिक्स की नजरिए से कैसे पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर है पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, हम लोग ज़्यादा थियरी पे वैसे भी ये सेशंस में फोकस नहीं करने वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट थियरी बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है कि भाई अभी देखो यहाँ पर अगर इस क्लासरूम की बात करें तो पोजीशन क्या है, तो भाई मैं बोर्ड के इस कॉर्नर पर खड़ा हूँ, ये हो गया मेरा पोजीशन। वैसे ही आपके आसपास चीज़ें होगी, बुक्स होंगे, कबोर्ड होगा, या फिर टेबल हो सकता है, टीवी हो सकता है। तो आपके रिलेटिव अगर आप देखते हो तो अपने से इस तरफ अगर मैं बोलता हूँ मेरे लेफ्ट साइड में डोर है, मेरे राइट साइड में विंडो है, या फिर मेरे ऊपर फैन है, या फिर मेरे पीछे बोर्ड है, तो ये होगी इन सारी चीज़ों की पोजीशन। अगर मुझे आपको पूछना है कि भाई बोर्ड कहाँ है, तो आप बताओगे कि सर आपके पीछे बोर्ड है ना। तो ऐसे ही अगर मैं आपको पूछ लूँ भाई आपके घर में अभी आप बैठे हो, मेरा लेक्चर सुन रहे हो, लेटे से आप बेडरूम में बैठे हो, तो बेडरूम में मैं आपको पूछ सकता हूँ कि भाई कबोर्ड किधर है, तो आपके अगर राइट साइड में हो सकता है या लेफ्ट साइड में हो सकता है, सामने भी हो सकता है ना। तो ये सारी क्या है, ये पोजीशन है, ये रियल लाइफ की बात होगी। लेकिन भाई अगर फिजिक्स में बताना है तो मैं यहाँ कैसे बताऊंगा बोर्ड पे कि भाई ये चीज़ लेफ्ट है या राइट है। तो फिजिक्स में हम लोग अगर पोजीशन बताना है चीज़ों का तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हो गया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, ये हमने एक्स वाई एक्सिस वगैरह तो पढ़ा है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस हमने लिया है। तो ये हो गया स्पेस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है पढ़ाने के लिए, और वैसे भी फाउंडेशन लेवल पर पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा इसको आसान कर देते हैं। आसान ऐसे करेंगे कि भाई यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सिर्फ एक ही एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, है ना, और ये उसका है ओरिजिन। और फिर यहाँ पर अगर हमें सोचना है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ मूव करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करता हूँ तो मेरा मोशन ये एक्स एक्सिस से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1, ये 2, ये हमने ऑलरेडी स्कूल में सीखा हुआ है। इसको लिखेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड लोकेशन। तो अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट, पर्सन, पार्टिकल या कोई व्हीकल है जो यहाँ पर है इस लोकेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग रियल ऑब्जेक्ट्स की जगह हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम सिर्फ एक पॉइंट बता देंगे, वो पॉइंट होगा कोई तो ऑब्जेक्ट, वो कोई इंसान हो सकता है, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बुक हो सकती है, डस्टर हो सकता है, कुड भी एनीथिंग। तो ये पॉइंट है जहाँ पर हमारा पार्टिकल है पी, हम उसको पार्टिकल या ऑब्जेक्ट बोलेंगे जो है इस पॉइंट पर। तो ये हो गई उसकी पोजीशन। तो पोजीशन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू 2। यहाँ पर देखोगे तो +2 है, ये हो गई उसकी पोजीशन। तो हम लोग पोजीशन, ये एक जो पैरामीटर है x, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट x, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन में मूव कर रहा है, x और y एक्सिस है, तो हम उसको दो कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x और y। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे हायर लेवल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर मुझे इस पार्टिकल p का लोकेशन बताना है तो मैंने बता दिया x इक्वल टू 2, तो आप बता सकते हो भाई पार्टिकल इधर ही होगा, है ना। तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ें क्या है, नंबर 1 यहाँ पर है ओरिजिन, है ना, ये 0 जो है वो क्या है, इट इज ओरिजिन। नंबर 2 है ये एक्सिस, तो ये एक्सिस है कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर ओरिजिन है, और ये दोनों के हिसाब से अगर देखें तो हम ये पार्टिकल पी का लोकेशन यहाँ पर बता सकते हैं। अब मैं दूसरा एक सिचुएशन लेता हूँ, ये हो गया एक सिचुएशन कंप्लीट। ठीक है, अब दूसरा एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक लड़का है, लड़का ही बना देते चलो, ये अपना कोई तो आपकी बैच का कोई एकदम होशियार लड़का है ना, 2 ही बाल है उसको। तो ये लड़का यहाँ पर है इस जगह पे। अब बताओ कि इसका पोजीशन कैसे बताओगे। तो इसका पोजीशन हम लोग फिजिक्स में नहीं बता सकते,
क्यों भाई, क्यों नहीं बता सकते? इसका पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए? इसका पोजीशन बताने के लिए चाहिए एक ओरिजिन और दूसरा चाहिए एक्सिस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बना दूँ कि भाई ये एक रोड है और इस रोड को हम बोल देंगे हमारा एक्स एक्सिस, और इस रोड पर ये जो है ये ओरिजिन है, जो हो सकता है उस लड़के का घर हो, और वहाँ से वो 10 मीटर की दूरी पे, तो ये 10 हो गया, तो यहाँ पर ये 10 कोऑर्डिनेट जो आ गया ये क्या है? ये उसका x इक्वल टू 10 जो है ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट या फिर उसकी पोजीशन। तो यहाँ पर हमने पोजीशन डिफाइन किया। तो पोजीशन सिर्फ डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है रेफरेंस पॉइंट जो ओरिजिन होता है, दूसरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रिक्वायर्ड है ना। अगर मैं आपको पूछूं भाई आपका एड्रेस क्या है, तो आप बताओगे हम XYZ लोकेशन में है, जैसे कि लेटेस्ट से आप हो किसी इंदिरा नगर लोकेशन में, है ना। और फिर मैं आ गया इंदिरा नगर में, तो इंदिरा नगर तो इतना बड़ा एरिया है। फिर मैंने बोला आपको फ़ोन किया कि भाई इंदिरा नगर में तो मैं आ गया हूँ लेकिन मुझे आपका घर नहीं मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि XYZ मंदिर है, उस मंदिर के बैक साइड में। तो मुझे ये पता है कि भाई इंदिरा नगर लोकेशन कहाँ पर है, मैं वहाँ आ गया, वहाँ पर मैंने मंदिर ढूंढा, तो वो मंदिर हो गया मेरा ओरिजिन। उसके बैक साइड में, तो मैं उसके बैक साइड में जाऊँगा, मुझे डायरेक्शन मिल गया जो एक्स या वाई या जेड डायरेक्शन हो सकता है। फिर मैंने उसके बैक साइड में देखा तो एक लंबा चौड़ा रोड था, तो वहाँ पर 10 बिल्डिंग एक ही लाइन में थी, तो मैंने फिर वापस से आपको फ़ोन किया भाई यहाँ पर तो 10 बिल्डिंग दिख रही है, तो आपका कौन सा है? तो आप बताओगे कि भाई मंदिर के बैक साइड में थर्ड बिल्डिंग। तो मुझे पता चल गया कि एक्स इक्वल टू क्या है 3, अगर मेरा वो एक्स एक्सिस है, तो मुझे आपका कोऑर्डिनेट मिल गया, मैं एग्जैक्टली आपके घर पे आ सकता हूँ। तो अगर लोकेशन किसी चीज़ का बताना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस। अपने एग्जाम्पल में रेफरेंस था वो मंदिर जिसके बैक साइड में आपका घर है, और उसका कोऑर्डिनेट उस एक्सिस और उस मंदिर के बिहाइंड, मतलब हमने डायरेक्शन बताया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बताया, फिर वो ओरिजिन बताया, और उसके बाद वहां से कितना दूर ये बताया। तो यहाँ पर हम लोग जब भी किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत है, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन होगा वो हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट। तो ये बेसिक चीज़ें हमने स्कूल में भी पढ़ी है, आपके स्कूल टीचर्स ने भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से ये सारा बेसिक हो गया अपना पोजीशन के बारे में। तो अभी पार्टिकल का पोजीशन क्या हमेशा ही सेम रहता है क्या? तो ये ज़रूरी तो नहीं है। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक अगर पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, तो मैं पूरा लेक्चर ये एक ही जगह पर खड़े रह के तो नहीं पढ़ा सकता। तो मेरा पोजीशन क्या हो रहा है, विद टाइम चेंज हो रहा है। तो पोजीशन हमेशा चेंज होता है लेकिन ओवर द टाइम चेंज होता है। तो पोजीशन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन हर चीज का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। आपके घर के पास पास में कोई पेड़ होगा तो वो पेड़ का पोजीशन आप आज देखो या 10 दिन के बाद देखो या 1 साल के बाद देखो, पोजीशन वही रहेगा, अनलेस उसको कोई काटना दे। तो पेड़ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो वहां पर टाइम के साथ पोजीशन क्या है, सेम है। तो लेकिन पोजीशन के साथ हम एक और टर्म कंसीडर करते हैं जो है टाइम। ठीक है, टाइम के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो अभी अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने पेड़ की बात की, तो अगर वो पेड़ ओवर द टाइम एक ही पोजीशन पे रहता है, सो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन रेस्ट कैसे? तो रेस्ट रिलेटिव टू अस। मतलब क्या? तो अगर एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करते हैं, अगर आप रूम में बैठे हो, है ना, पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो घर पे बैठ के, और आपने देखा कि आपके रूम में टेबल पे एक ग्लास पड़ा है पानी का, तो अब वो ग्लास एज इट इज रहेगा, खुद से तो यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगा। आपने बोला मुझे प्यास लगी, आ जा मेरे पास, तो आएगा तो नहीं। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि वो जो ग्लास है इट इज एट रेस्ट। कैसे बता दिया ग्लास रेस्ट पे है? क्योंकि आप जब तक उसको देखते रहोगे या नहीं भी देखोगे वो वहीं पर रहेगा जब तक कोई उसको हिलाए नहीं। तो वहां पर उसका जो पोजीशन है उस रूम में, जिस रूम में आप हो, यू आर ऑब्जर्वर, यू आर इन अ रूम, तो आप उस रूम के अंदर हो, उस रूम के रिलेटिव वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। रूम की बाकी चीजें जैसी है उसके रिलेटिव वो ऑब्जेक्ट वहीं पे है, वो टेबल पे ही है, उसी जगह पे। तो वहां पर क्या हो गया, रेस्ट रिलेटिव टू रूम। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेस्ट या मोशन, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भाई ऑब्जर्वर किधर है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, यहाँ पर डिस्क्लेमर है, मेरी जो ड्राइंग है
वो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आपको वैसे भी कुछ लेक्चर्स में समझ ही जाएगा। तो कॉशियस रहे मेरे ड्राइंग से। ये भाई ट्रेन के अंदर ड्राइवर बैठा है, यहाँ पर आप बैठे हो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, और आप देख रहे हो कि भाई ट्रेन जो है वो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। लेकिन अब आपने क्या कर दिया, आपकी ट्रेन की विंडो बंद कर दी, ठीक है। तो आप ना इस तरफ से बाहर देख सकते हो ना उस तरफ से बाहर देख सकते हो। तो आप और आपका जो भी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ आप बैठो, आपको कोई चीज़ आजू बाजू की नहीं नजर नहीं आ रही है। तो ये ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है ये आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हो तो वो आपके रिलेटिव अपनी जगह नहीं बदल रहा है, तो आपका फ्रेंड आपके लिए रेस्ट पर है क्योंकि वो आपके बाजू में बैठा है। अगर वही फ्रेंड उठकर आगे चला जाए या बाहर निकल जाए रूम से या आपके जो केबिन से, तो आपको पता चलेगा कि भाई वो मोशन में है। जब तक वो बैठा है आप बोल सकते हो कि ही इज एट रेस्ट। बट रियलिटी क्या है, तो रियलिटी तो ये है कि आप और आपका फ्रेंड दोनों के दोनों ट्रेन में मूव कर रहे हो विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो फिर भी आपने बताया कि आपका फ्रेंड जो है वो तो रेस्ट पे है, और मैं बता रहा हूँ या हम सब देख के बता रहे हैं कि भाई आप और आपका फ्रेंड दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर इन मोशन। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों क्या है, ये डिपेंड करता है कि भाई ऑब्जर्वर कहाँ है। यहाँ पर इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर जो है, अगर हम बाहर यहाँ क्लासरूम में बैठ के इसका स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई अपना फ्रेंड जो है वो ट्रेन के अंदर है, तो हम तो बाहर है, तो हम ऑब्जर्वर हो गए। हम ग्राउंड पर हैं, हम अपने रूम के अंदर है, तो हमारे रिलेटिव इसका मोशन हो रहा है। जबकि अगर आपका फ्रेंड के बारे में बात करें तो वो बोलेगा भाई मैं तो बैठा हूँ, मैं तो रेस्ट पे हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, मेरा सामने मेरा फ्रेंड जो बैठा है वो भी मूव नहीं कर रहा है, हम दोनों रेस्ट पे है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसका रेफरेंस फ्रेम पे या फिर वो कहाँ पर है उसकी जगह पे। तो रेस्ट या मोशन ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे कि दूसरा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग सभी, हमको पता है भाई हम लोग अभी 10th पास होने ही वाले हैं, 11 में जाएंगे, तो हमको ये तो पता है कि हम लोग अर्थ पर रहते हैं, और हमें ये भी पता है कि अर्थ मूव कर रही है ना। तो डे टू डे एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर चीज़ें मूव करती है तो वो हिलते दिखनी चाहिए। ये देखो मैं मूव कर रहा हूँ, मैं हिलते दिख रहा हूँ, तो अर्थ भी तो मूव कर रही है, तो अभी ये सब हिलते दिखना चाहिए ना। तो ये हिलते नहीं दिखता है, इसका रीज़न क्या है, हम लोग खुद अर्थ पर है ना। जब तक हम अर्थ पर है तो हमें अपना अर्थ का मोशन नहीं नजर आएगा। इसलिए रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन वेयर द ऑब्जर्वर इज, है ना। दूसरी चीज रेस्ट और मोशन के बारे में, रेस्ट में पोजीशन जो है वो पार्टिकल का सेम रहता है थ्रू आउट और फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। जब तक आप स्टडी कर रहे हो तब तक उसका जो पोजीशन है वो सेम रहेगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तब हम बोल सकते हैं कि रेस्ट पर है, नो चेंज इन पोजीशन। याद रखिए ये भी पोजीशन हम लोग गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस, क्लासरूम या फिर आपका रूम जिसमें आप पढ़ रहे हो, वो सारा क्या हो सकता है, वो सारा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट आप पोजीशन को डिफाइन कर रहे हो, वो पोजीशन में चेंज नहीं आया तो रेस्ट। अगर चेंज आया तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पोजीशन उस पार्टिकल का लोकेशन बताता है, उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है। रेस्ट अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है तो हम बोलेंगे रेस्ट। अगेन पोजीशन जो है वो सराउंडिंग्स जहाँ पर ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करता है, जिसको हम फिजिक्स के टर्म्स में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस पे चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में। तो मोशन क्या है, तो अगर पोजीशन में कोई चेंज आ जाए ओवर द टाइम तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल इज इन मोशन। तो ये हो गई 3 कंसेप्ट, पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन। अभी बच्चों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो। अब पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पार्टिकल है जो यहाँ ए पोजीशन पर है, थोड़ी देर के बाद वही पार्टिकल सपोज यहाँ बी पोजीशन पे चला जाता है ना। अब ए से बी, ये सपोज आपका घर है और ये आपके फ्रेंड का घर है, आपकी कॉलोनी में आपका कोई फ्रेंड रहता है, ये आपका घर, ये आपके फ्रेंड का घर। तो हो सकता है कि आप ऐसे घर से निकलो और ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे ऐसे। हो सकता है कि आपके फ्रेंड के घर तक जाने का रास्ता ऐसा कुछ है, या हो सकता है कि कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भी रास्ता है ना।
और ये भी हो सकता है कि भाई आप ऐसे डायरेक्ट घर से उड़कर सीधे सीधे उसके घर पे पहुंच जाओ, है ना। तो यहाँ पर पाथ ए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ऐसे 3 पाथ है पॉसिबल ए से बी जाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो अगर सब आप ए से बी पाथ 1 से जा रहे हो, है ना, तो ये हो गया आपका पाथ लेंथ, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे इसे डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने जितना डिस्टेंस एक्चुअली में ट्रैवल किया, आपको ये सारे डिस्टेंसेस को ऐड करते रहना है। ये थर्ड वाला केस नहीं लेते, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये सारे डिस्टेंसेस को आप ऐड कर दो, वो हो जाएगा आपका और पॉइंट बी का डिस्टेंस, अगर आप ऐसे जा रहे हो, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आपके और आपके फ्रेंड के घर के बीच में जो एक्चुअल में सेपरेशन है ना, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक का जो सेपरेशन है उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यूनिट दोनों का ही मेजरमेंट का यूनिट है मीटर, मतलब हम इसको मीटर में मेजर करते हैं। तो सपोज ये है 25 मीटर, है ना, अजम्पशन कर लो। और ये जो है, ये अगर आप स्ट्रेट उड़कर जाते हैं आपके घर से आपके फ्रेंड के घर पे, तो ये 10 मीटर ही होता है ना। लेकिन आप तो बाई रोड जा रहे हो, तो बाई रोड ये 25 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी दो पोजीशन के बीच में। लेकिन पाथ लेंथ होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अगर आप एक्चुअल में ये पाथ से जा रहे हो तो वो होगा आपका पाथ लेंथ। अगर आप ये पाथ से भी तो जा सकते हो, अगर आप उड़ के जाते हो तो ये हो गया आपका पाथ लेंथ। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, है ना। डिस्प्लेसमेंट होगा ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेपरेशन। एक और एग्जांपल लेंगे बच्चों, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस लिया है प्रीवियस एग्जांपल की तरह। यहाँ पर ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये है -1, ये है -2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो चर्चा की है उसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सपोज ये है पार्टिकल P, या फिर कोई पर्सन ले लो P, और ये इनिशियली है कहाँ पर, तो उसका पोजीशन है x = 1 पे। ये हो गया इनिशियल पोजीशन। इस इनिशियल पोजीशन को हम लोग बोलेंगे x1। ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पहुंच गया, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पहुंच गया, 3 पॉइंट पर। तो उसका फाइनल पोजीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फाइनल पोजीशन हम लोग लिख सकते हैं x2 विच इज दिस वैल्यू 3, इसका कोऑर्डिनेट है 3। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया x2 - x1, 3 - 1 विच इज 2। देखोगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 2 है क्या नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिल गया, x2 - x1। x2 और x1 क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर पार्टिकल इनिशियली है कहाँ पर, केस नंबर 2 लेते हैं, ये इसको इरेज कर देते हैं। केस नंबर 2, सेकेंड केस में पार्टिकल वहीं पर है, x1 इनिशियल पोजीशन वही है, लेकिन उसकी जो फाइनल पोजीशन x2 है वो सपोज यहाँ पहुंचा है, कहाँ पर, एट -1। यहाँ पर ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल तो वही है, लेकिन फाइनल पोजीशन क्या है, -1 है। तो x2 = क्या हो जाएगा, -1। तो अब वापस से डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आता है, x2 - x1, तो ये हो गया -1 इधर, और ये भी -1, तो ये हो गया -2। देखो ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 2 है, तो ये तो हमने सही लिखा है, लेकिन माइनस साइन आ रहा है। ये दोनों पॉइंट का सेपरेशन तो 2 है जो हमारा आंसर आया, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में है, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन को, राइट साइड को हमने पॉजिटिव एक्सिस या पॉजिटिव डिस्टेंसेस कंसीडर किए हैं, लेफ्ट को नेगेटिव डिस्टेंसेस कंसीडर किए हैं। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट डायरेक्शन में होगी अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशंस। ठीक है, इंटरेस्टिंग।
दूसरा एक केस देखते हैं कि सपोज यहाँ से निकला, इधर गया और इधर से वापस यहाँ आ गया, तो अब इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन वही है x इक्वल टू 1। अब घूम कर वापस से फाइनल पोजीशन क्या हो गई? वापस वहीं पर आ गया, तो x इक्वल टू 1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, 1 माइनस 1, 0। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फाइनल पोजीशन जो होगी वो इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड में होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, अभी वैसे तो लॉकडाउन है, फिर भी आप सोच कर निकल गए भाई सुबह सुबह तो कोई नहीं होता है बाहर, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। तो सुबह सपोज आप निकले घर से 6 AM को, ठीक है, इतना सुबह अगर उठते होंगे तो की बात है। तो 6 AM को घर से बाहर निकले और मॉर्निंग वॉक करके 6:30 को आप घर पे वापस आ गए, ठीक है, जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए। तो सवाल यह है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो इसका आंसर है आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 0। डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर मैं सिंबल यूज कर सकता हूँ x बार, दूसरा एक सिंबल यहाँ पर यूज होता है s। तो आपका डिस्प्लेसमेंट s हो गया 0, जिसका मतलब है आपने तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं किया। लेकिन क्या सच में आप 30 मिनट्स तक मॉर्निंग वॉक किया ही नहीं है? तो सच में तो आपने वॉक किया है, तो आपका पाथ लेंथ नॉन जीरो है, क्योंकि आप तो घूम फिर के आए हैं। तो आपका पाथ लेंथ नॉन जीरो है। हो सकता है आप 10 किलोमीटर चल के आए हो, 5 किलोमीटर चल के आए हो, वो 5, 2, 10 जितने भी किलोमीटर आप चले हो वो है आपका डिस्टेंस ट्रैवल। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है ना? इंटरेस्टिंग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। सपोज एक सर्कल है और उस सर्कल का ये आधा हिस्सा है, मतलब ये दिस इज सेमी सर्कल, इट इज पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये सेमी सर्कल है जिसका रेडियस जो है ये आपको दिया है लेट अस से 7 मीटर, ठीक है। इसका डिस्टेंस रेडियस कितना दिया है आपको? रेडियस दिया है इस सर्कल सेमी सर्कल का 7 मीटर। आप जाते हो यहाँ से पाथ ABC से, आप ऐसे जा सकते हो। ये सेमी सर्कुलर रोड है जहाँ से आप चल रहे हो। रेडियस उस रोड का कितना है? 7 मीटर। आपको फाइंड करना है क्या? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलो एकदम फटाफट से करते हैं। पहला हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होगा ये, तो ये क्या है? इट इज सेमी सर्कुलर आर्क। तो सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है वो होता है 2πr, ये उसका हाफ होगा, तो ये होगा डिस्टेंस इक्वल टू πr। हमारे पास पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस है r7, दोनों कट हो गया, आ गया 22 मीटर। इजी। चलो अभी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? तो ये होगा डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 7 + 7 हो गया कितना? 14 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, लेकिन ये हर बार नहीं होता है। कई केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। अगर आप सोचो ये रोड के यहाँ पर हमने शॉर्टकट बना दिया, एक और रोड बना दिया जो शॉर्टकट है, सीधा जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सीधा जाओगे तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 14 मीटर है। 14 मीटर दोनों सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपने एग्जाम्पल में अलग है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्वेशन करो और मुझे बताओ, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? यस और नो, ये आपको बताना है।
तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है, ये अलग अलग चीजें हैं, इसको डिफाइन फिजिक्स में अलग अलग तरीके से किया है ना। डे टू डे लाइफ में अलग हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में इसको क्लियर कट डेफिनेशन दिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, हमने इसके बारे में क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव, या ये हो सकती है जीरो, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड करती है। तो एक और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पर ओरिजिन है, आप इनिशियली यहाँ पर हो एट एक्स इक्वल टू, आप इनिशियली एट एक्स इक्वल टू 1 पे इस पॉइंट पर हो इनिशियली, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। आप अगर राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा पॉजिटिव, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा नेगेटिव। और अगर आप जाके किसी भी तरफ जाकर वापस आते हो तो आपका जाने का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वापस आने का नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट होके नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अगर आप देखोगे, अगर मैंने बता दिया कि भाई आप ये पोजीशन पे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको राइट डायरेक्शन में जाना है, राइट इस तरफ जाना है। अगर मैंने बताया कि आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपको ये समझ रहा है कि आपको लेफ्ट साइड में जाना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। तो ये एक स्पेशल क्वांटिटी है फिजिक्स में, जिसको पोजीशन, जिसको वैल्यू तो होता है विच इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, एज वेल एज उसको होता है डायरेक्शन। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं वेक्टर्स। तो हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में। स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या होता है समझेंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको होती है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, उसे हम बोलेंगे स्केलर्स। एग्जाम्पल है टाइम। तो अगर हम लोग 1.5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1.5 आवर इज मैग्नीट्यूड। कितना पढ़ाई करते हैं तो 1.5 आवर, ठीक है। किस तरफ पढ़ाई करते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, मतलब वो कितना है। दूसरी चीज होती है वेक्टर, दूसरी क्वांटिटी होती है फिजिक्स में वेक्टर्स। तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड तो है, उसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, डायरेक्शन भी जरूरी है। एग्जाम्पल है वही डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। अगर मैंने आपको एक ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया, है ना, ग्राउंड के एक किसी तो तरफ दरवाजा है जहाँ से आप उस ग्राउंड से बाहर निकल सकते हो, पूरा कंपाउंड किया हुआ ग्राउंड है, उससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरफ दरवाजा है। मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांधी है, आप उस ग्राउंड पे खुला छोड़ दिया आपको। अब मैंने बोला है कि आपको अगर 30 मीटर्स या फिर 30 स्टेप्स आप चल के जाओगे तो क्या होगा, आपको गेट लगेगा। तो अगर आप सच में वहां से 30 स्टेप्स चलते हो तो हो सकता है कि आपको आपके सामने गेट आए ही ना। क्यों? तो भाई मैंने आपको क्या बताया कि 30 स्टेप्स आपको चलना है, तो आप 30 स्टेप्स ऐसे भी चल सकते हो, 30 स्टेप्स ऐसे भी जा सकते हो, 30 स्टेप्स ऐसे भी जा सकते हो। तो आपको वहां पर मुझे क्या पूछना चाहिए कि सर 30 स्टेप्स तो जाना है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में जाना है, सामने जाना है, पीछे जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो यहाँ पर ये सारा सामने पीछे राइट लेफ्ट या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है डायरेक्शन, आगे जाना है या पीछे जाना है, ये है डायरेक्शन। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर स्केलर्स और वेक्टर्स का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया।